हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, बट आप आसानी से समझ सकते हो इसको। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें ये कहा गया है कि जो एक्टिन और मायोसिन है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। मतलब कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर होता है बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट दैट इज एक्टिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। ओके, तो आप इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जो डेफिनेशन है वो ये लिख सकते हो कि इट इज स्टेट दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर takes place by the sliding of thin filament over the thick filament। लेकिन ये मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है वहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे आता है सिग्नल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल देती है मोटर यूनिट को। मोटर यूनिट यहाँ पे होता है मसल फाइबर, और उस मसल फाइबर से जो न्यूरॉन कनेक्टेड होगा उन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, मोटर यूनिट कहेंगे। तो मोटर यूनिट को सिग्नल जाता है, कोई भी सिग्नल हो सकता है। सिग्नल किस फॉर्म में जाता है, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में। तो मोटर यूनिट जब एक्टिवेट होता है कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर मोटर एंड प्लेट कहते हैं उसको हम लोग। एक बार हम लोग डायग्राम की मदद से भी समझेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लो कि सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर सेंड करता है टू द मोटर यूनिट दैट इज़ मसल फाइबर प्लस न्यूरॉन, और वो फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास जाके उसको वहाँ पे जो चैनल्स होते हैं उसको ओपन करता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो सकता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से बहुत सारे चैनल, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और वो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल इन द सर्कोलीमा। यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल वैसे ही जनरेट होता है जैसे हम लोग न्यूरॉन में पढ़ते हैं ना, वैसे ही। तो एक्शन पोटेंशियल सर्कोलीमा में जनरेट होता है। सर्कोलीमा क्या है, सर्कोलीमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर का। ठीक है, तो सर्कोलीमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो एक्शन पोटेंशियल जाता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। ठीक है, वो एक्शन पोटेंशियल जाता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, क्योंकि मसल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वही अंदर में बनाता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से। तो अगर ये वाला मेम्ब्रेन जो है सर्कोलीमा है, तो अगर यहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है और एक्शन पोटेंशियल मूव कर रहा है तो वो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँच जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। उसके बाद सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब एक्शन पोटेंशियल रीच करता है तो वहाँ पे कुछ कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं, वो ओपन होते हैं, जिससे कि कैल्शियम रिलीज़ होता है। कहाँ पे रिलीज़ होके आएगा, सर्कोप्लाज्म में रिलीज़ होके आएगा। और यहीं पे मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। यहीं पे सर्कोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो जैसे ही सर्कोप्लाज्म में कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कैल्शियम बाइंड हो जाता है ऑन द बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन। जो एक्टिन में ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के पास बाइंडिंग साइट होती है कैल्शियम के लिए। तो जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन हाई होता है तो वो ट्रोपोनिन से जाके बाइंड कर जाता है। जैसे ही ट्रोपोनिन से जाके बाइंड करेगा ना, जो रिमूव हो जाएगा मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द मायोसिन। मायोसिन के लिए जो एक्टिव साइट है ट्रोपोनिन में, है ना, वो वाला साइट है वो रिमूव हो जाएगा। कब रिमूव होता है, जब उससे कैल्शियम जाके अटैच होता है। तो यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक। इसके बाद और भी है, इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है सिग्नल मोटर यूनिट के पास, और वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो न्यूरॉन और मसल फाइबर का जंक्शन है, वहाँ पे जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं जैसे कि एसिटाइल कोलिन।
वो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल इन द सर्कोलीमा। सर्कोलीमा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके जाता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। वहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वो ओपन होते हैं, जिसके वजह से कैल्शियम इंटर करता है सर्कोप्लाज्म में। जैसे ही सर्कोप्लाज्म में कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कैल्शियम बाइंड करता है, ट्रोपोनिन के पास होती है बाइंडिंग साइट वहाँ पे, और कैल्शियम के बाइंडिंग के वजह से जो मास्किंग साइट होती है मायोसिन के लिए एक्टिन फिलामेंट में, वो रिमूव हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब कैल्शियम बाइंड हो चुका है ट्रोपोनिन से, और ट्रोपोनिन से जब कैल्शियम बाइंड होता है तो मायोसिन वाला जो साइट है वो ओपन हो जाता है, मतलब विजिबल हो जाता है। तो उसके बाद जो एटीपीएज एंजाइम होती है वो एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करती है, और हमने पढ़ा है कि मायोसिन के हेड पे क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, एटीपीएज वहाँ पे होता है, और एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है। तो एटीपी बाइंड होता है, एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, जिससे कि एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी को यूज़ करके मायोसिन का हेड जो है वो बाइंड करता है टू द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन। ओके, अब इसके बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है। जो मायोसिन, जो एक्टिन का ये फिलामेंट होगा, एक्टिन का जो फिलामेंट होता है, और यहाँ पे जो मायोसिन का हेड होता है, इस तरह से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आप समझो कि इस तरह से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, तो ये इस तरह से पुल करेगा। तो ये जब पुल करेगा, ये मान लो मायोसिन और ये एक्टिन है, तो इस तरह से जब पुल करेगा तो ये किस तरफ जाएगा, ये अगर ऐसे पुल होगा तो ये चीज़ आगे की तरफ जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड द ए बैंड की तरफ पुल करता है। ठीक है, जिसके वजह से जेड लाइन इनवर्ड की तरफ पुल हो जाती है। ये हम लोग डायग्राम में देखेंगे, जेड लाइन इनवर्ड की तरफ पुल होती है, और शॉर्टनिंग ऑफ सर्कोमेयर होता है। सर्कोमेयर जो पूरा हाफ आई बैंड और बीच वाला जो पार्ट था वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब शॉर्टनिंग ऑफ सर्कोमेयर होगा तो हम कहेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड रिड्यूस्ड हो जाता है, वेयरएज ए बैंड अपना जो लेंथ है वो रिटेन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद मायोसिन जो है वो एटीपी को एडीपी और फॉस्फेट में रिलीज़ कर देगी, और मसल फिर रिलैक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद मैं यहीं पे बता दे रही हूँ क्या होगा। इसके बाद इतना हम लोग इरेज कर देते हैं। मसल रिलैक्स होता है, उसके बाद फिर एक नया एटीपी बाइंड करेगा मायोसिन के साथ। एटीपी न्यू बाइंड टू द मायोसिन, जिससे फिर क्या होगा, क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रोक हो जाएगा। क्रॉस ब्रिज जो बना था वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से फिर ये साइकिल चलती रहती है कि फिर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद फिर से क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के से, मतलब मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट के ओवर स्लाइड करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, ये प्रोसेस कब तक चलता है? ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सर्कोप्लाज्म में कैल्शियम का कंसंट्रेशन एक अमाउंट तक हाई होता है, तब तक ही ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद जब रिलैक्सेशन स्टेट आएगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया, रिलैक्सेशन स्टेट में क्या होता है, रिलैक्सेशन स्टेट में जेड लाइन अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। जेड लाइन कहेंगे कि बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, मतलब अगर अपने पोजीशन में चला गया, मतलब हम क्या कहेंगे कि रिलैक्स स्टेट में आ गया, रिलैक्स स्टेट में आ गया। रिलैक्सेशन ऑफ मसल।
अब इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारा क्या होगा कि रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल के वजह से बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, इस वजह से एक्यूमुलेशन होगा। किसका एक्यूमुलेशन होगा आप बताइए? लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड फिर जाएगा ब्लड में, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये बात भी, लैक्टिक एसिड ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर ये जाएगा लीवर में, और लीवर में जाके ये एज अ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एज अ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा, तो ये चीज़ होगा। और लैक्टिक एसिड क्योंकि बहुत सारा मसल में बन जाता है, इस वजह से फैटिग फील होता है। यहाँ पे समझ में आया? तो रोल ऑफ एटीपी अगर हम लोग कहें तो रोल ऑफ एटीपी क्या है आप बताओ? आप इतना पढ़े हो, आप बताओ कि रोल ऑफ एटीपी यहाँ पे क्या हो सकता है? रोल ऑफ एटीपी अगर हम लोग कहेंगे तो ये ही तो मेन काम कर रहा है। रोल ऑफ एटीपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना, यही तो मेन काम कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है? कॉज कर रहा है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। किसका? एक्टिन का? नहीं, मायोसिन का, क्योंकि मायोसिन के पास है बाइंडिंग साइट एटीपी के लिए। मायोसिन विद इन द ग्रूव, जो ग्रूव बना हुआ है उसमें। और दूसरा ये क्या कर रहा है? डिटैच भी कर रहा है। जब दूसरा एटीपी बाइंड हो जा रहा है तो क्या हो रहा है? क्रॉस ब्रिज टूट जा रहा है, तो डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन। ये क्या हो गया? एटीपी का रोल हो गया। पहला रोल हो गया कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, दूसरा हो गया डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन। ओके, सो स्टूडेंट आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब मसल फाइबर रिलैक्स्ड रहता है तो आई बैंड का साइज़ कितना है और ए बैंड का साइज़ कितना है। ठीक है, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल फाइबर तो आई बैंड जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, जबकि ए बैंड उतना का उतना ही रहता है ना। फिर जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड होता है मसल तो आई बैंड तो बिल्कुल भी रिड्यूस्ड हो जाता है, दिखता ही नहीं है। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह का डायग्राम देख सकते हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आई बैंड का क्या स्थिति होता है, और जेड लाइन भी अपने पोजीशन से रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब इनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। आप देख सकते हो डायग्राम में कि जेड लाइन इनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है और आई बैंड रिड्यूस्ड हो रहा है। तो आपको ये दो बात याद रखनी है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड रिड्यूस होता है और जेड लाइन इनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि ए बैंड का जो साइज़ है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये डायग्राम मैंने लगाया है ताकि आप आसानी से समझ सको कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या कहलाता है। जहाँ पे न्यूरॉन और मसल का जो जंक्शन है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या एंड प्लेट कहलाता है, जिसको हम लोग न्यूरल एंड प्लेट कहते हैं। और वहाँ पे ही जो एसिटाइल कोलिन है, दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर, वो रिलीज़ होता है। और एक टी ट्यूब्यूल होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। टी ट्यूब्यूल के थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल है वो पहुंचता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, फिर वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होता है इन द सर्कोप्लाज्म और फिर वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, जिसके वजह से मायोसिन का जो एक्टिव साइट है वो रिमूव हो जाता है और मायोसिन ट्रोपोनिन का बाइंडिंग होता है, ट्रोपोमायोसिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस होते हैं। स्टूडेंट, ये डायग्राम आपके बुक में भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाला आप देख रहे हो, इसको अगर मैं जूम नहीं कर पा रही, सबसे पहले एटीपी और फॉस्फेट जुड़े होते हैं, क्योंकि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। उस एनर्जी को यूज़ करके मायोसिन जो एक्टिन फिलामेंट है उसको आगे की तरफ पुश करता है और अपने पीछे की तरफ पुश होता है। उसके बाद जब एटीपी बाइंड होता है उससे, तो क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन है वो टूट जाता है और मायोसिन पीछे की तरफ चला जाता है और एक्टिन आगे की तरफ मूव करता है। तो इसमें यही है बस
अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और ये वीडियो नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा और एक बार बुक भी रीड करिएगा आप, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।